सोशल मीडिया ने एक अच्छा काम ये किया है कि अच्छी अच्छी पढ़ाई, अच्छे अच्छे अध्यापक अब आपके मोबाइल फ़ोन की मदद से आप सबके घर के अंदर पहुंच चुके हैं। अब तो हमारे पास ये भी कहने को नहीं है कि अच्छे टीचर्स नहीं मिलते हैं। जो टीचर दिल्ली को मिलते हैं, जो जेएनयू को मिलते हैं, जो मुंबई को मिलते हैं, देश के अच्छे अच्छे संस्थान को मिलते हैं, हार्वर्ड को मिलते हैं, वो सारे के सारे ऑनलाइन, और उनमें से बहुत सारी क्लासेस उनके निःशुल्क यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे उपलब्ध है। अगर आपके अंदर पढ़ने की जिद हो तो आज पढ़ना पहले की तुलना में बहुत आसान हो चुका है। असली बात है कि आपके अंदर वो जिद है या नहीं। दूसरी बात, मैं आईएएस के लिए पढ़ाता हूँ। दृष्टि नाम की संस्था हमारी है और हमारे बहुत सारे बच्चे आईएएस बनते हैं, जिनमें से बहुत अच्छा अनुपात उन बच्चों का है जो एससी एसटी कैटेगरी से, ओबीसी कैटेगरी से होते हैं। मैंने एक चीज देखी है, आपसे विशेष रूप से निवेदन कर रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो समाज के पिछड़े समुदाय से आते हैं और उनको इस बात की बड़ी शर्मिंदगी होती है कि मैं पिछड़े समुदाय से हूँ। उनको आरक्षण मिलता है, वो आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, और आईएएस आईपीएस बनने के बाद कोशिश करते हैं कि उनकी वो पहचान खत्म हो जाए कि वो पिछड़े समुदाय से हैं, और वो किसी उच्च समुदाय के व्यक्ति से शादी ब्याह करके अपने आप को वहाँ एक्सेप्ट करवा ले किसी तरह से। ऐसी उधेड़-बुन में लग जाते हैं। मैं आपसे एक बात का निवेदन करना चाह रहा हूँ, जिस समाज से आप हैं उस समाज को लेकर शर्मिंदा कभी नहीं होना है, एकदम नहीं होना। आप सिविल सेवक बनेंगे, नेता बनेंगे, पुलिस वाले बनेंगे, जज बनेंगे, जो भी बनेंगे, आपकी मुख्य जिम्मेदारी संविधान के प्रति है, अपने दायित्वों के प्रति है, एकदम ठीक बात है, उसमें कोई कोताही करने में नहीं चाहिए। पर ध्यान रखना है, आरक्षण के पीछे का मूल तर्क क्या है। आप सोच के देखिए कि इस देश में कुल नौकरियां अगर मैं मान लूं केंद्र में तो 1 लाख के आसपास, जिनमें एससी समाज की 15,000 के आसपास होंगी। एससी समाज की कुल आबादी अगर हम देखें, इस समय 16% से ऊपर आबादी है। अगर 150 करोड़ दिमाग में रखने या 140 करोड़ रखे तो 23 करोड़ के आसपास आबादी दलित समाज की या एससी समाज की भारत में। 23 करोड़ में से अगर 15,000 लोग नौकरी पा लेंगे, क्या इससे दलित समाज की आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाएगी? नहीं होगी, वो तो 15,000 की होगी। तो आरक्षण क्यों दिया जाता है? आरक्षण का उद्देश्य ये नहीं है कि लोग अमीर हो जाए, वो तो 15,000 होंगे। आरक्षण का उद्देश्य ये है कि जब पूरे एक गांव में एक दलित बच्चा या एसटी बच्चा या ओबीसी बच्चा आईएएस बनता है या जज बनता है, उस गांव के हर व्यक्ति को कॉन्फिडेंस आ जाता है कि दिक्कत आएगी तो मेरा छोटा भाई मेरे साथ खड़ा हुआ है, और आपको वो छोटा भाई छोटी बहन बनना है। जिस दिन आप सफल हो जीवन में, आपके समाज ने बहुत आहुति दी है आपकी सफलता में, और आप जिंदगी भर भी उनकी मदद करेंगे तो अपना उधार चुका नहीं पाएंगे। कोई ऐसा काम नहीं करना जो गैर कानूनी हो, जो असंवैधानिक हो, ऐसा नहीं करना है। अपनी नौकरी की हदों में रहना है, अपने नियमों का पालन करना है। लेकिन जैसे आप आईएएस बनेंगे, आपके परिवार में कोई संकट में होगा, आप उसकी हेल्प करेंगे। ठीक वैसे आपके समाज में कोई संकट में है, पुलिस यदि उसके साथ बदतमीजी कर रही है, गैर कानूनी कृत्य कर रही है, तो उस पुलिस को आप फोन करेंगे तो उसके साथ कुछ गलत नहीं होगा, ये आप पक्का कर सकते हैं। अंबेडकर साहब से सीखना चाहिए कि मैं जिस पृष्ठभूमि से हूं उस पर शर्माना नहीं है। अगर वो पीछे की स्थिति है तो उससे लड़ना है, और अपने साथ साथ अपने पूरे समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए टेढ़ी चोटी का जोर लगाना है, ये सीखना है। तो पहली बात सीखनी है पढ़ाई, दूसरी बात सीखनी है अपने समाज का साथ देना। पीछे कोई भी हट सकता है। जाति को लेकर कबीरदास ने बड़ी गहरी बात कही थी कि व्यक्ति की पहचान उसकी योग्यता से होनी चाहिए, मेहनत से होनी चाहिए। जाति में क्या रखा हुआ है? उन्होंने कहा, जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। ज्ञान पूछो, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। म्यान में क्या रखा है? तलवार की कीमत है। और यदि हम कहते हैं कि पिछड़े समाज के लोग पढ़ने में पीछे हैं, तो ऐसा क्या था कि एक बच्चे को मौका मिला और वो पूरी संविधान सभा में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति बन गया? इसका मतलब है कि अवसर मिले, जुनून हो तो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है।
और मेरे पास जो मेरे प्रेरणा स्रोत हैं बहुत सारे हैं, उनमें से एक डॉक्टर अंबेडकर हैं। जब जब मैं इस रूप में प्रेरित होना चाहता हूँ कि किन व्यक्तियों ने अपनी ज़िंदगी की आहुति देकर एक पूरे समाज, एक पूरे राष्ट्र की ज़िंदगी बदली, मुझे अब्राहम लिंकन, मैरी गूज, रोज़ा पार्क्स, डॉक्टर अंबेडकर ऐसे कुछ नाम याद आते हैं। और मेरा मन कहता है कि मैं अपने समाज के बच्चों से, केवल आपसे नहीं, मैं अपने घर के बच्चों से भी यही कहता हूँ कि ज़िंदगी जियो तो वैसी जियो कि आपके जाने के बाद लाखों करोड़ों व्यक्तियों का जीवन बेहतर बने। और ये मजाक नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर ने हमेशा कहा कि भाई नायक पूजा मत करना। जब लोग उनका जन्मदिन मनाते थे वो बुरा मानते थे कि यार तुम बिना बात के मुझे भगवान बना रहे हो, ऐसा मत करो। नाराज होते थे कि ये तुम मुझे भगवान बना दोगे तो तुम अपनी जिम्मेदारी भूल जाओगे, सोचोगे ये भगवान था, इसी का काम था, मेरा काम नहीं है, ऐसा मत करना। उन्होंने खूब मना किया। समाज की अपनी मजबूरी है कि यदि कोई व्यक्ति इतना महान काम करके जाए तो उसको सम्मान न दे तो क्या करे। इसलिए उनका जन्मदिन भी मनाया जाता है, पुण्यतिथि भी मनाई जाती है। 14 अक्टूबर का दिन भी नागपुर में मनाते हैं। आज 7 नवंबर, आज का दिन बड़ा पवित्र है। आज वो जीवन में पहली बार स्कूल में गए थे, उसी स्कूल में जहाँ दरी हाथ में लेके जाना होता था। ये उसी स्कूल की बात है। और मुझे खुशी है कि ये जो संगठन है यहाँ इस दिन को मना रहा है। और मैं एक अंतिम एग्जाम्पल के बाद समाप्त करता हूँ। 1954 का एग्जाम्पल है। अमेरिका में जो स्थिति हमारी यहाँ दलित समाज की है, वो स्थिति अमेरिका में अश्वेतों की रही लंबे समय तक। हुआ क्या कि जब अमेरिका आजाद हुआ तो अमेरिका के संविधान में समानता की बात लिखी गई। जब समानता की बात लिखी गई तो दास लोगों ने विरोध किया कि अगर समानता है तो हम दास कैसे हैं। 90 साल लगे दास प्रथा को समाप्त करवाने में। अब्राहम लिंकन ने खत्म किया, अपना जीवन दे दिया। तो 1866 में दास प्रथा खत्म हो गई, लेकिन अभी भी अश्वेतों को अधिकार नहीं मिले। महिलाओं को वोटिंग राइट्स नहीं मिले अभी तक। अब महिलाओं और अश्वेतों के आंदोलन शुरू हुए कि हमें बराबरी चाहिए। और उसमें एक घटना, बड़ी रोचक घटना है, सुनिए क्या हुआ। 1950 के आसपास अश्वेतों का आंदोलन बड़ा प्रखर हो गया। उस समय डॉक्टर अंबेडकर अपने जीवन के आखिरी दौर में थे, उन्होंने भी उस आंदोलन को देखा समझा। उसमें 2 घटनाएं घटी। एक महिला थी रोजा पार्क्स। अमेरिका का नक्शा देखा हो तो उसमें एक राज्य है अलाबामा। अलाबामा में एक शहर है मोंटगोमरी, वहां का प्रसंग है। अस्पृश्यता कुछ मात्रा में अमेरिका में भी थी और देशों में भी थी। कैसे थी देखिए, वहां एक नियम था कि जो सरकारी बसें होती थी उन बसों में शुरू की 4 सीटें केवल श्वेत लोगों के लिए होती थी और चौथी सीट के पीछे अश्वेत लोग बैठ सकते थे। वो भी एक कंडीशन पे कि यदि श्वेतों की 4 सीटें भर गई और फिर कोई श्वेत आ गया तो अश्वेत को सीट छोड़नी पड़ेगी। ये कंडीशन थी। तो लोग करते थे, बैठते थे, 4 सीट छोड़ते थे। कोई श्वेत आ गया, उठते थे, छोड़नी पड़ती थी। उनको खराब लगता था। ये वही पानी है जो उनको नहीं मिलता था, है ना। इसके लड़ना नहीं है, प्यार से लेना है, झगड़ा नहीं करना है। एक दिन उनके जैसा जी के देखो कि पानी नहीं मिला, एक दिन जी के देखो ताकि समझ में आए कि उनका जीवन कैसा था। खैर, एक महिला थी जिसका नाम था रोजा पार्क्स। करीब 40 साल की, बहुत ही सभ्य महिला थी, अश्वेत महिला थी। कई बार उठ चुकी थी बस से, बस में बैठती थी, उठा दिया जाता था। एक दिन उसको बहुत गुस्सा आ गया। तो बस में बैठी थी 5वीं सीट पे, पहली 4 पे श्वेत लोग बैठे, कुछ लोग और आ गए। ड्राइवर जिसका नाम विलियम ब्लेक था वो उठा और उसने कहा कि आप उठिए। 3-4 लोग थे अश्वेत, सब उठ गए। उसका उठने का मन नहीं हुआ। ड्राइवर ने फिर कहा कि उठना होगा। उसने कहा ऐसा है कि मैं तो नहीं उठूंगी, जो करना कर लो। बस आगे नहीं बढ़ी। पुलिस आई। उस महिला का नाम रोजा पार्क्स था, कभी सर्च कीजिएगा नेट पे पता लगेगा। उसे गिरफ्तार किया गया, जेल में डाला गया। पूरे अमेरिका के उस राज्य के अश्वेत, यहां तक कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो उस समय काफी प्रसिद्ध नेता थे, वो भी इस आंदोलन में शामिल हो गए। सभी अश्वेत व्यक्तियों से निवेदन किया गया कि सरकारी बस में बैठना ही नहीं है। वो सरकारी बस का एक प्राइवेट बस कंपनी को ठेका मिला हुआ था, वो चला रही थी।
अश्वेत समुदाय ने बड़ी गजब की एकता दिखाई। 20